बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट मनशा ताहिर। दी टैलेंट इंटरनेशनल में खुशामदीद। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम आपको मुख्तलिफ टैलेंटेड पर्सनैलिटीज़ से मिलाते रहते हैं। आज की जो हमारी टैलेंटेड पर्सनैलिटी है वो किसी तारफ़ की मोहताज नहीं है। उन्होंने अपनी मजूरी को मजबूरी नहीं बनाया। वो एक बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही लाजवाब जो है वो डांसर भी हैं। उन्होंने एक डिसेबल डांसर होने का एजाज़ हासिल किया और इसके साथ पाकिस्तान के, मैं कहूँगा कि दुनिया के अंदर मैंने आज तक नहीं देखा, वो पहले ही होंगे कि जो डिसेबल बेली डांसर हैं। और ये हमारे पाकिस्तान के लिए एक एजाज़ है। और इन्होंने यहाँ तक का ये सफ़र जो अपना था बचपन से लेकर और आज एक कामयाब डांसर तक का एक जो सफ़र है उनका, ये कैसे उन्होंने तय किया। मेरे साथ आज की टैलेंटेड पर्सनालिटी अली मोहसन साहब। तो सबसे पहले मैं अली मोहसन साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें टाइम दिया। अली मोहसन साहब, सबसे पहले आप हमारे नाज़रीन को अपने बारे में बताइए। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम सब देखने वालों को, आपको। उसके बाद कुछ ख़ास तारुफ नहीं, बिल्कुल आम लोगों की तरह मैं एक नॉर्मल बच्चा था। दरमियाने गरीब घराने में पैदा हुआ। 2 से 2.5 साल तक पैदा होने के बाद मैं बिल्कुल नॉर्मल था। उसके बाद पोलियो ने आ लिया, मेरी दाएं टांग मुकम्मल तौर पर मफलूज हो गई और मैं उन बच्चों में जा पड़ा जिनको हम लोग स्पेशल बच्चे कहते हैं। और सिर्फ कहते हैं, वैसे होता भी यही है कि स्पेशल चीज़ों को हमेशा छुपा कर रख दिया जाता है, हम छुपे क्यों हैं। अच्छा, तो अली आपकी एजुकेशन कितनी है और आपने अपनी एजुकेशन कहाँ से हासिल की और कहाँ तक हासिल की? एजुकेशन आप मेरी मैट्रिक ही कह सकते हैं, क्योंकि मैंने बीकॉम में छोड़ दिया था कुछ मसाइल की वजह से। उसके बाद मैंने कंप्यूटर डिप्लोमा किया। इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर पाया, जॉब शुरू कर दी, हालात कुछ ऐसे थे तो इसलिए मैं मुख्तलिफ़ जगह पे जॉब करता रहा और इसी चीज़ को लेके आगे बढ़ा। हाँ, जो मुताला का शौक़ था उसने मुझ में थोड़ा सा बोलने का तरीका और अंदाज़ बेहतर बनाया है। अली, ये मुझे बताएं कि जो स्पेशल पर्सन्स होते हैं ज़िंदगी में उनको मुश्किलात आती हैं। आपका बचपन गुजरा, 2.5 साल के बाद आपको पोलियो हो गया, तो आपको भी तो मुश्किलात आई होंगी। तो आपको कौन कौन सी मुश्किलात आई और किन किन मुश्किलात को आपने फेस किया? सबसे पहली बात तो ये है कि हम लोगों को अवेयरनेस नहीं दी जाती। एक तो यहाँ पे कुछ फैसिलिटीज़ नहीं हैं वालिदैन के लिए, और दूसरा उनको ये बताया नहीं जाता कि हम जो बच्चे होते हैं, हम डिसेबल बच्चे जो होते हैं या स्पेशल बच्चे जो होते हैं, उनको ट्रीट कैसे करना है। उनको लगता है हमें बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत है। हमें बहुत ज़्यादा या ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती, हमें थोड़ी सी डिफरेंट केयर की ज़रूरत होती है। इलाज की सूरत में, मुख्तलिफ़ टूने टोटकों की सूरत में उनकी कोशिश तो होती है कि हमारा बच्चा ठीक हो जाए, पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन ये नहीं मानते कि पोलियो का कोई इलाज नहीं। इसीलिए तो पोलियो के कतरे पिलाए जाते हैं, इतना पैसा बहाया जाता है और इतना वो कर रही है। उन्हें चाहिए कि एहतियात कर लें, क्योंकि इसका इलाज नहीं है। हाँ, मेरा भी वक्त ऐसे ही गुजरा कि चारपाई पे पड़ा रहता। बहुत लंबा अरसा मैंने चारपाई पे गुजारा। कभी हकीमों से लेके मालिशें हो रही हैं, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। तो कह सकते हैं कि एक कैदी की हैसियत से ही गुजारा हो रहा था। हम बाकी बच्चों का भी तकरीबन ऐसे ही होता होगा, मैंने देखा नहीं, लेकिन मैंने अपने आप पे जो गुजरा है उसे ही महसूस किया और उसी के आईने में मैं बाकी सब बच्चों को देखता हूँ। अली, ये मुझे बताएं कि जब एक स्पेशल बच्चा होता है माशरे के अंदर, घर के अंदर, उसको जो तवज्जो चाहिए वो नहीं मिलती, तो वो एहसास महरूमी में चला जाता है। तो क्या आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ? आप भी एहसास महरूमी में गए और आपने, अगर गए तो आपने उसमें से अपने आप को कैसे निकाला? वालिदैन ऐसा कुछ नहीं चाहते। वालिदैन हमेशा अपनी औलाद में, चाहे उनमें कुछ भी फॉल्ट हो, डिसेबिलिटी हो, कुछ प्रॉब्लम हो, नक्स हो, वो उनसे उतना ही प्यार करते हैं जितना बाकी औलाद से प्यार करते हैं। होता यूँ है कि हम लोग जब अपने घर में मौजूद होते हैं और बाहर से कोई आता है, वो हमारा रिश्तेदार हो, वो हमारा हमसाया हो, कोई भी हो, उनकी नज़रों की ताब नहीं ला पाते हम। उनके अल्फाज अपनी तरह से तो वो हमसे हमदर्दी जतला रहे होते हैं, लेकिन हमें
इंतहाई एहसास कमतरी में मुब्तला कर जाते हैं वो अल्फाज कि हाय देखो कितना प्यारा बच्चा है, पता नहीं क्या सज़ा मिली माँ बाप को, हाय देखो कितना प्यारा बच्चा है, अब ये पूरी उम्र कैसे गुजारेगा। तो इस तरह के जो अल्फाज हैं वो अंदर ही अंदर हमें चीरते जाते हैं, ये बंदे को वो तोड़ देते हैं। तो आप भी एहसास महरूमी का शिकार हुए, तो फिर आपने अपने आप को एहसास महरूमी से कैसे निकाला, आपने क्या सोचा? क्योंकि आपने माशाल्लाह डिप्लोमा भी किया है कंप्यूटर में और उसके साथ आप मैट्रिक एजुकेशन भी है आपकी, तो आपने इस एहसास महरूमी से अपने आप को निकाला कैसे? बहुत अरसा लगा, बहुत ज़्यादा लंबा अरसा लगा कि बंद कमरों में मैं बैठा रहता था, मुताला था एक मेरे पास, बस वो पढ़ता था, किताबें, डाइजेस्ट, कुछ इस तरह की चीज़ें। लेकिन कितना अरसा, कितना टाइम, वो अंदर ही अंदर जो लावा पकता जा रहा था। कभी कभी बाहर आता, दिल करता कि अपने आप को ख़त्म कर लूँ, कोई मेरा मकसद नहीं है यहाँ, मेरी किसी को ज़रूरत नहीं है। ठीक है, घर वाले मोहब्बत करते थे, लेकिन नज़रें और जुमले तो कानों में पड़ते थे। तो इस वजह से काफ़ी लंबा अर्सा लगा, लेकिन निकला घर वालों की मदद से, अम्मी की, अब्बू की, कुछ दोस्त अहबाब की, और कुछ खुद से ठान लिया। अब जैसे मेरी अम्मी के पास अगर कोई हमसाई आती तो वो आके कहती माशाल्लाह कितना खूबसूरत मुंडा है, इन्हों ना दर्जियां का काम सिखा दो। अच्छा, ठीक है, पंजाबी लैंग्वेज है, हम पंजाबी बोलते हैं घरों में, तो इसे ना दर्जियों का काम सिखा दें, बैठ के करता रहेगा। तो जो लोग भी अब्बू के पास आते और उनके पास बैठते, मैं पास बैठा होता या सामने होता, तो कहते कि इसे पढ़ाएं, जितना पढ़ा सकते हैं, अफसर बन जाएगा, ऑफिस में बैठ के काम करता रहेगा। अब जो हर जुमले में हर बंदा इस्तेमाल करता था ये फ़िक्रा, बैठ के करता रहेगा, वो मुझे चुभने लगा कि क्यों मैं सारी उम्र बैठा ही रहूं। कोई भी काम अगर मुझे करना है ज़िंदगी में तो बैठ के ही क्यों करना है। एक टांग ही तो मेरी मफलूज हुई है, बाकी तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं अपनी बाउंड्री देखूँ, क्या बाउंड्री है, क्या वाकई ही मैं सारी उम्र बैठ के ही करता रहूँ और बैठा ही रहूँ। तो उसके लिए मैंने पहले भी कई मरतबा बताया एक दो जगह पे कि दरख्त पे चढ़ना सीखा मैंने खुद ब खुद। हमारे घर के आसपास ना छोटे छोटे दरख्त थे, तो पहले उनसे स्टार्ट लिया, तो मैं दरख्त पे चढ़ना आ गया मुझे। हाँ ठीक है, बाकियों की तरह मैं एक सीधे दरख्त पे नहीं चढ़ सकता, लेकिन जो थोड़े टेढ़े मेढ़े या जिनके साथ सपोर्ट होती है, शाखें होती हैं, उन पे चढ़ा। फिर मैं अपने बराबर, अपने जिस्म के बराबर, अपने कद के बराबर कोई दीवार हो, मैं उस पर आसानी से चढ़ सकता हूँ, उसे फलांग सकता हूँ। ये जो सड़कें बन रही होती हैं उस पर पत्थर डाला जाता है, मैंने उस पर चल के देखा कि बाकी लोग चल सकते हैं, मैं चल सकता हूँ कि नहीं चल सकता हूँ। हाँ, दूसरों से थोड़ा सा मुश्किल है चलना, लेकिन चल सकता हूँ। तो मैं सारी उम्र बैठ नहीं सकता, इसलिए मैंने अंदर ही अंदर ये बगावत पाल ली कि मुझे बैठना नहीं है। फिर अम्मी अब्बू ने भी मेरा साथ दिया कि वो हमेशा मुझे बकअप करते थे, कोई भी मैं काम करता, सिवाय एक चीज़ के, मुझे अकेले बाहर नहीं जाने देते थे। कहते थे कि पता नहीं क्या हो जाएगा, गिर जाएगा या गाड़ियाँ आएंगी, पता नहीं क्रॉस कर पाएगा रोड, बहुत डरते थे। तो आहिस्ता आहिस्ता खुद में ये हिम्मत पैदा की। फिर मैंने जब कंप्यूटर डिप्लोमा किया तो ऑन जॉब ट्रेनिंग होती है हमारी 2 माह की। एक दोस्त पहले ही जा चुका था लाहौर में, उसने मुझे कॉल किया कि अली आप लाहौर आ सकते हो, जॉब करना चाहते हो? मैंने कहा हाँ जॉब तो करना चाहता हूँ, लाहौर आ सकते हो? तो वो मेरा पहला चांस था कि मैं कहीं भी बाहर जाने लगूँ। तो आपने फिर लाहौर में जॉब तलाश करनी शुरू कर दी या जॉब करना शुरू कर दी, और वहाँ पर जाकर आपने क्या सीखा? कौन से ऐसे लोग आपको मिले जिन्होंने आपको इंस्पायर किया और आप जो है शोब्स की तरफ आ गए? वहाँ पे बिल्कुल शोबिज़ का कोई, इवन वहाँ से वापस आने तक शोबिज़ का कुछ नहीं सोचा था। ये बिल्कुल मेरा शौक़ था जो बंद कमरे में हो रहा था, घर वालों को भी नहीं पता था। हाँ, जो जॉब करने में गया, जब दोस्त ने मुझे बुला लिया, अब क्योंकि वो मेरा पहला चांस था। हमारे शहर से लाहौर तकरीबन 220-25 किलोमीटर दूर है, ठीक है, और मैं अपने घर से 1 किलोमीटर भी दूर अकेला नहीं गया था। तो वो पहला मौका था जब मैं गया और हिम्मत करके गया। अब्बू मुझे हर आधे घंटे बाद, 20 मिनट बाद कॉल करके पूछ रहे थे ठीक हो, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं, तबीयत तो नहीं ख़राब हुई। तो सपोर्ट थी उनकी,
भेजा भी उन्होंने। अब वहाँ पे जब मैं गया तो क्योंकि एक तो लाहौर के बारे में हमने बातें बहुत सुन रखी हैं, वहाँ के लोग ये हैं वो हैं, ऐसा होता है वैसा होता है, एक तो वो चीज़। दूसरा क्योंकि मेरा पहला मौका था तो इसलिए मैं अपने दिमाग, कान और आंखों की खिड़कियाँ खुली लेके गया, एक्स्ट्रा मोहतात होके। लेकिन वहाँ जाके कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। बहुत अच्छे दोस्त बने, बहुत अच्छे लोग मिले जिन्होंने एक तो तारीफ़ की कि मैंने अपनी मजबूरी को अपने आड़े नहीं आने दिया, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। दूसरा उन्होंने मेरा साथ दिया, सही, जहाँ तक हो पाया उन्होंने मेरा साथ दिया। मैं काफ़ी अर्सा वहाँ पे जॉब करता रहा। फिर घर के कुछ हालात ख़राब हुए, अम्मी की तबीयत ख़राब हुई, बहुत ज़्यादा तबीयत बिगड़ गई, मुझे वापस आना पड़ा और उनकी हालत को देखते हुए मुझे यहीं रुकना पड़ा। अब जब यहाँ रुका तो यहाँ पे कोई जॉब नहीं थी। मैंने बहुत तलाश किया, छोटा शहर है, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं, तो इसलिए हुआ ये कि एक्सीडेंटली मैं एक इवेंट पे दोस्तों के साथ था, तो दोस्तों के सामने मैंने परफॉर्म किया, अपने ही गैदरिंग में, दोस्तों की गैदरिंग। तो उन्होंने कहा कि यार इतना अच्छा तुम परफॉर्म करते हो, तुम परफॉर्म क्यों नहीं करते जाके, इससे पैसे कमाए जा सकते हैं। तब तक भी मेरा कोई जहन नहीं था। हालात इतने ख़राब हुए, इतने ख़राब हुए कि मुझे इस फील्ड में आना पड़ा। जब मैं आया तो देखा कि कल तक जो मेरे पास भी नहीं बैठते थे यहाँ के, कि वो आ रहे हैं मेरे पास, अली भाई आप कितना अच्छा डांस करते हैं, अली भाई ये, अली भाई वो। अब मेरे पास झुंघटा लगना शुरू हो गया। मैंने जो अपनी पिछली सारी वो गुजारी थी ज़िंदगी, उसमें कोई दोस्त नहीं बनता था। हाँ ठीक है, स्कूल दौर में, कॉलेज दौर में साथ बैठने वाले थे, मजबूरी होती है, लेकिन दोस्त तो वही होता है ना कि जो उस पीरियड के बाद भी आपको मिलता रहे। मेरे कुछ दोस्त हैं, अभी 3 दोस्त हैं जो स्कूल के अभी तक मेरे दोस्त हैं। कॉलेज का कोई नहीं है, मोहल्ले का कोई नहीं है, उसके अलावा कोई ऐसा मतलब नहीं जिसको मैं कह सकूँ जो शुरू से दोस्त है। हाँ बनते रहे, ख़त्म होते रहे, बनते रहे, ख़त्म होते रहे। लेकिन ज़्यादा प्रॉब्लम ये होती थी कि उनकी भी मजबूरी थी। अब वो मुझसे बैठे हैं 1 किलोमीटर दूर, सोचा कि अली को बुलाएं, तो उनमें से कोई ना कोई ये सोचता था कि लाना भी पड़ेगा, छोड़ के भी आना पड़ेगा, उससे बेहतर है इधर ही ठीक है, पता नहीं रहने दो। तो ये करके मैंने काफ़ी हिम्मत की कि जब चलना ही अकेले है तो चलते जाएं। और जब मैं फील्ड में आया, इस डांस की फील्ड में, तो लोग मिलना शुरू हुए, प्रेज़ करना शुरू हुए। तो तब मुझे लगा कि जिस चाल से, जो मेरी चाल है घुटने पे हाथ रख के चलने वाली, इससे मैं एहसास कमतरी में मुब्तला हूँ। अब तो वो मेरी शान बन चुकी है, लोग मुझे पहचानना शुरू हो गए। तो ये मेरे लिए एक मौका था लोगों को दिखाने का कि मैं सिर्फ बैठने वाला नहीं। आप हमें ये बताएं कि आप स्पेशल पर्सन कम्युनिटी के लिए क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहते हैं? करना तो मैं बहुत कुछ चाहता हूँ। उनके जो ख़ानदान वाले हैं, उनके घर वाले हैं, उनके माँ बाप, बहन भाई, उनको गाइड करना चाहता हूँ कैसे ट्रीट करना है। जिन स्कूलों में वो पढ़ते हैं उन इदारों में जाके गाइड करना चाहता हूँ इनको कैसे ट्रीट करना है, कैसे हैंडल करना है, क्योंकि हैंडल करने का थोड़ा सा मुख्तलिफ तरीका है, एक्स्ट्रा तरीका नहीं। तो ये सब कुछ अभी तो मुमकिन नहीं कि मैं अकेला कर पाऊँ, लेकिन खुशकिस्मती है मेरी कि मैं एक NGO के साथ जुड़ा और वो NGO स्पेशल पर्सन्स के लिए ही काम कर रही है। उनको पढ़ाई के लिए, उनके मौक़े बनाने के लिए, रोज़गार के लिए, उन्हीं के लिए काम कर रही है और मैं उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ और उन्हीं के लिए काम कर रहा हूँ। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अली भाई, मैं आपका जो कॉन्टैक्ट नंबर है लोगों के साथ शेयर कर दूं ताकि वो आपके साथ बात करके अपने आप को जो है इस जो है भंवर से निकालने के लिए कोशिश कर सकें। आया आपके पास ऐसा टाइम है, ऐसा टाइम होता है कि आप उनको मशवरा दे सकें, उनको गाइड कर सकें, या आपकी NGO जो है उनके लिए क्या कर सकती है? बिल्कुल बेइंतहा टाइम है हमारे पास, क्योंकि हम काम ही उन्हीं के लिए कर रहे हैं। आप हमारा नंबर शेयर कीजिए, अगर हो सके तो आप हमारी NGO के पेज अपने कैप्शन में डालिए। जो भी बच्चा रब्ता करना चाहे हमसे, वो बेफिक्र होके, बेधड़क होके हमसे रब्ता करें। जहाँ तक मुमकिन हो पाया हम उनकी मदद करेंगे ज़िंदगी की तरफ लाने के लिए, उनको मुआशरे में अपना मकाम बनाने के लिए। हम जो हो पाया हम वही करेंगे।
अली भाई एनजीओ के साथ काम कर रहे हैं और एनजीओ जो है वो स्पेशल पर्सनस के लिए काम कर रही है। तो मैं अली साहब का नंबर जो है आपके साथ शेयर करूंगा। कोई भी स्पेशल पर्सन पाकिस्तान या पाकिस्तान से बाहर जो है कांटेक्ट करना चाहता है तो वो कांटेक्ट कर सकता है। और अपने लिए और अपने ख़ानदान में अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसको वो स्पेशल पर्सन समझते हैं, वो गाइडलाइन चाहिए या उनको कोई मशवरा चाहिए या उनको कोई मदद चाहिए, तो ये हाज़िर हैं। तो अली भाई, आप आखिर में क्या पैगाम देना चाहेंगे हमारे वो लोग, वो दोस्त जो आपको सुन रहे हैं या देख रहे हैं, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं पैगाम देना चाहूँगा सबसे पहले तो अपनी डिसेबल कम्युनिटी को कि आप इस भंवर से खुद ही निकलेंगे, आपको खुद ही निकलना है, हिम्मत खुद जुटानी है। जितनी कोशिश की जाए बाहर से, जितना आपको मोटिवेट किया जाए, आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते, अपने खौल से बाहर नहीं निकल सकते जब तक आप खुद ना चाहें। आपको खुद निकलना होगा, तो निकलिए, अपने आप को पहचानिए, क्या कर सकते हैं आप, किस मकाम पे जा सकते हैं, उसके लिए मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए और दुनिया को दिखा दीजिए कि ठीक है, हम माजूर हैं लेकिन मोहताज नहीं थे। मेरे साथ अली मोहसन साहब। अली मोहसन साहब ने अपनी ज़िंदगी का निचोड़ जो है वो खोल कर आपके सामने रख दिया और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंदर जो है अल्लाह के फजल के साथ बड़ा अचीव किया है और वो चाहते हैं कि वो जो स्पेशल पर्सनस हैं उनके लिए वो कोई काम कर सकें। और इसी सिलसिले में वो एक एनजीओ के साथ जो नंबर है वो आपके साथ शेयर करूँगा, आप उनके साथ बात कर सकते हैं और इंशाल्लाह वो आपको गाइड भी करेंगे। ये हमारा एक हिस्सा था उनकी ज़िंदगी का। हम दूसरे हिस्से के अंदर आपको बताएंगे कि उनकी प्रोफेशनल लाइफ क्या है, वो प्रोफेशनली तौर पर क्या करते हैं, ये सारी बातें हम करेंगे दूसरे एपिसोड में। और उम्मीद है कि आज का हमारा ये प्रोग्राम, आज की हमारी ये शख्सियत आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए नए वीडियो आप तक पहुँचती रहें। खुश रहें और खुशियाँ बांटें।